नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज पिछले कुछ समय में आपने, ऐसे कहते हैं भारत देश में हर 3 महीने में चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो दौर है ये सांसदों का, विधायकों का बागी होना, फिर विभाजन होना और फिर जैसे छोटी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, वैसे हालात नजर आ रहे हैं। आज मेरे पास फील द थ्रिल में बहुत सारे सवाल आए हैं। पूछा जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है जो कि बहुत गंभीर सवाल है कि ये विभाजन है, लोग नाराज हैं अपनी अपनी पार्टी से, भविष्य की खोज कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो ये जो तमाम सवाल पूछे गए हैं, आज हम इसकी खोज करेंगे कि आखिरकार टीएमसी के चुनाव हारते ही सबने टीएमसी का पाला छोड़ा, चाहे वो विधायक थे या सांसद थे। इसके पीछे अपने सुरक्षित भविष्य की खोज है, इसके पीछे छुपा कोई और कारण है, या फिर आगे आगामी आने वाली बड़ी राजनीतिक जो बदलाव है उसके संकेत हैं। और ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे 2022 में उन्होंने एक बड़ी टूट का सामना किया और उसके बाद अब 2026, और शायद उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली एकदम खत्म है। मुझे याद है कि सब मातोश्री में उन्होंने बैठकर अमित शाह से ये कहा था कि मातोश्री में बैठे हैं तो टिकट वितरण तो हम ही तय करेंगे, और उस दिन अमित शाह ने तय किया था कि महाराष्ट्र में राज कौन करेगा। और उन्होंने अपने लोगों से ये कहा था कि अब वापस लौट के दिल्ली तब जाएंगे जब महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे। उससे लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है। आज की तस्वीर ये है कि मातोश्री से उद्धव ठाकरे, आधे से ज्यादा बागी सांसद जो अब शिवसेना के साथ चले गए, शिंदे शिवसेना, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे घर में मरने पर, तबीयत खराब होने पर, एक्सीडेंट होने पर हमारे साथ नहीं आए। लेकिन फिर घूम फिर कर दर्शकों का एक ही सवाल है कि ये बागी हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है। उसी को समझने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे आपका रूबरू तारुफ कराऊंगी और उनसे समझेंगे कि आखिरकार इन सब चीज़ों से देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। 2026 में हम मौजूद हैं, 27 में 7 राज्यों के चुनाव हैं और 2029 में लोकसभा का चुनाव है। तो ये सब होगा तो क्या तस्वीर बदलेगी। मेरे साथ अमिताभ कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी आपसे शुरुआत करूंगी। निरंजन जी, एक्चुअली क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक बिल्कुल बिना फिल्टर ये समझे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि शायद ही कुछ घंटे बीते होंगे जब टीएमसी का पूरा ये मसला खत्म होगा, या यूं कहूं कि शायद ही कुछ समय बीता होगा जब चुनाव खत्म हुए होंगे। बंगाल के जीत का जश्न बीजेपी को मनाना था, लेकिन उससे पहले देखा गया कि आनन फानन हुई, विधायक टूटे और अब सांसद टूटे। सर, अब उद्धव ठाकरे कैसे, इसको कैसे समझें? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर विचारधारा एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 1-2 पार्टियों को छोड़ करके जो विचारधारा वाला मामला है ना, उसके अंदर बात तो होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक विचारधारा नहीं है, वो कॉस्मेटिक विचारधारा है, यानी कि एक रासायनिक विचारधारा है। अभी पहले हम टीएमसी की ही बात कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टीएमसी की आपको क्या विचारधारा लगी? केवल एक बीजेपी विरोध, संघ विरोध, बहुसंख्यक विरोध? तो ये विचारधारा नहीं होती है, किसी का विरोध विचारधारा नहीं होती है, किसी चीज का समर्थन जो है मैं उसको विचारधारा मानता हूं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2011 में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को हटाया था मां माटी और मानुष करके बोल करके, और उन्होंने वहां रीजिम चेंज की, लेकिन रीजिम चेंज करने के बावजूद उन्होंने वहां रीजन चेंज नहीं कर पाई। वो कहीं ना कहीं वही आप ये समझ लीजिए सारा का सारा शासनकाल। सर निरंजन जी, मेरे को तो साफ ही बताइए कि क्या ये 19 सांसदों को ये विचारधारा पहले नहीं पता थी? क्या सत्ता से हारने के बाद ही फील हुआ कि विचारधारा? सर, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था बिना फिल्टर मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 3 मई के बाद ही समझ आया कि विचारधारा हमारी मिलती नहीं है? नहीं, मैं आपको वही बता रहा था ना, आपने बात को पकड़ा नहीं। देखिए, जो कॉस्मेटिक विचारधारा होती है ना, उसकी यही समस्या होती है, जब तक वो सत्ता के साथ होते हैं तब तक तो वो सारी की सारी बातें करेंगे, वो वफादारी की बात करेंगे, वो पूरी की पूरी डट के साथ में खड़े हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही उनके साथ वो सत्ता वाला मामला हटता है, टीएमसी भी अब दोबारा से चुनाव जीत करके आती, तो ये कोई भी सांसद नहीं हिलता, बल्कि आप ये समझ लीजिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी उल्टी आपको टूटती हुई दिखाई देती। ये एक कॉस्मेटिक विचारधारा का मामला है। अगर हम
ऑर्गेनिक विचारधारा की बात करें तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो किस किस तरीके के यहाँ पे परिवर्तन हुए कि एक जो 20 साल से मुख्यमंत्री थे और जिनके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी मैंडेट लेकर के आए मध्य प्रदेश में और उनको एक झटके में उनको उठा करके केंद्र में भेज दिया, वसुंधरा राजे जी को उठा करके साइड में कर दिया, तकलीफ चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो हिम्मत क्यों नहीं कर पाए, वो विद्रोह का झंडा क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उनको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह हो या तमाम नेता हैं, वो निकल करके गए लेकिन वो राजनीति में कहीं पे भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। आपने सर, निरंजन सर, आपने अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। प्रेम सर, वो एक तरफ निरंजन सर ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्मेटिक विचारधारा है, टोटली अग्री, लेकिन फिर तो वसुंधरा राजे के लिए भी वो यही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डर ज्यादा है, यहाँ पे सत्ता में बीजेपी, इसलिए विरोध नहीं किया या कोई और वजह थी? देखिए, हम एक और तरीके से इसी बात को समझते हैं कि तृणमूल छोड़ रहे हैं या भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, दोनों बातें हैं। तृणमूल छोड़ना अगर होता तो कुछ लोग वामपंथ में भी जाते, कुछ लोग कांग्रेस में भी जाते, कुछ लोग किसी और में भी जाते। आप पूछ सकते हैं भाई एनसीपीआई में भी तो गए, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन एनसीपीआई जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी, उसका एक अलग किस्म से उसकी व्याख्या होगी कि हो क्या रहा है। आप देखेंगे कि कोई शिकार करता है, पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जब उसके पेट में भूख होती है तो शिकार करता है। यही इंसान और जानवर में भी फर्क है, और इंसान जब ज़रूरत पूरी है फिर भी शिकार करने लगता है तो फिर इकोसिस्टम गड़बड़ाता है। तो ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी जो है, आपकी ज़रूरत क्या है भाई? बीजेपी तो पर्याप्त संख्या में सत्ता में है, बंगाल में पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शिकार हो रहे हैं, तृणमूल टूट रही है, इससे ज़्यादा लोग बीजेपी के ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक प्रेम सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी रहेगी अगले 10-20 साल, रह सकती है जिस तरह से है आपका सिस्टम। काउंटर प्रश्न सही है, ये प्रश्न सीधे उठते हैं कि अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए तो नहीं जा रहे। ये सबके मन में एक साथ ये प्रेरणा जग जाए, है ना, तो ऐसा होता तो इसकी बैठक, ये सारी बैठकें जो हुई, कोई शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, कोई भूपेंद्र यादव कर रहे थे, कोई अमित शाह से मिल रहा था, और सब मिल रहा था, सब संख्या गिन रहे थे कि कैसे दल बदल से टूट सकते, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट जो बीजेपी का ही है वो था, जो इन असंतोष या किस्म किस्म के जो असंतोष, वैचारिकी भी बोलिए, व्यक्तिगत भी बोलिए, तृणमूल से विक्षोभ भी बोलिए, सारी चीज़ों को समेटने के लिए कोई बैठा था जो कि इन चीजों को एक सूत्र में बांध रहा था। तो यही, इसी को तो सत्ता बोलते हैं, यही तो क्यों मैं अमिताभ सर, आज जब 6 सांसद बीजेपी में और आ गए, शिंदे एनडीए में आ गए, मतलब आप ये मान लीजिए, तो 319 के आंकड़े पर बीजेपी एनडीए आ चुकी है। 319, 2/3 बहुमत के लिए 364 चाहिए सर, टू बी प्रिसाइज सर, उनका एक एक आंकड़ा फिक्स होता है। तो आप कैसे, क्यों हो रहा है सर ये? आज जरूरत नहीं है ना, हम तो 2.5 साल बीत चुके हैं, 2029 में चुनाव हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है कि इस समय सांसद लेकर आए? देखिए, बीजेपी भी जानती है कि कुछ खेमे में तो इसको भी लेकर लोगों के मन में सवाल है ना कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है या होने दे रही है, क्यों कर रही है सर, क्या जरूरत है सर? इसके दो पहलू हैं। पहला तो जो आपने कहा कि 364 सांसद की स्थिति में पहुंचना चाह रही है, ये सब लोग जान रहे हैं कि वो कुछ संशोधन लाना चाह रही है, कुछ विधेयक लाना चाह रही है, उसको पारित कराना चाह रही है। जैसे कि जैसे परिसीमन विधेयक जिसको आप कह रही हैं, जिसको वो शिद्दत से चाह रहे हैं कि उसको बगैर किसी निर्विरोध मतलब ये हो जाए, वैसे ही महिला आरक्षण को लेकर के वो चाह रहे हैं। एक और धारा 130 से संविधान के उससे संबंधित है, जिसमें कि यदि कोई नेता पकड़ा जाता है तो 30 दिन के अंदर अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी करना चाहते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें वो लाना चाहते हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो वो चाह रहे हैं कि इसी पीरियड में हम कर लें। उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये सारी कोशिशें चल रही हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं, कई बार कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, बीजेपी की भाषा में बता रही हूँ आपको। नहीं, कड़े बड़े फैसले नहीं है। राजनीति में देखिए हमेशा टूट फूट होती रही है। जितने टूट के निकले हुए दल हैं, सबने तोड़फोड़ करके ही तो अपना दल बना लिया। कांग्रेस से बेसिकली निकले हुए मोस्टली, तो तोड़फोड़ सामान्य बात है। और किसी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में विलय करना, इसमें फर्क है थोड़ा। नहीं, बिल्कुल। देखिए,
अभी क्या है ना कि आप ऐसे नहीं टूट सकते कि एक आदमी टूट के चला जाए, आपको पता है कि फिर आप अगले 5-6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, तो कोई अपनी राजनीतिक जिंदगी को तो दांव पे नहीं लगाएगा ना। तो उसी ढंग से उस कानून का ध्यान रखते हुए इस ढंग से कि हमारा नुकसान भी नहीं हो। इंश्योर 2/3 बहुमत की, राघव चड्ढा से लेकर अब तक 2/3 बहुमत का ध्यान रखना सारा हो रहा है और ये एक प्लान के तहत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग देख रहे हैं, हम लोग स्पष्ट, क्योंकि इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसके पीछे ये कुछ निहित उनके जो उद्देश्य है वो पूरा करने की कोशिश हो रही है। और इसी पीरियड में, क्योंकि अब भाजपा अपने आप को बहुत शक्तिमान महसूस कर रही है, जैसा कि लोगों ने सोचा था कि 240 सांसद होने से ये अब जो है वो मिली जुली वाली राजनीति जो 80-90 से चलती रही है उस तरह से शायद ये आएंगे, लेकिन उसमें जाने के बजाय अब ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। भाजपा जो है बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। कारण है कि काउंटर करने वाले जो दल हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। जो दूसरा पक्ष में बता रहा था उसको समझिए। दूसरा पक्ष है जो हम कहते हैं ना कि किसी भी फील्ड में जब आप काम करते हैं, जब तक आप बढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, तब तक आपका अस्तित्व भी रहता है और आपका विस्तार भी होता रहता है। जब आप रुक जाएं कि हम पहुंच गए जी, जैसे आपने सोचा कि हम तो चोटी पे पहुंच गए, तो फिर नीचे उतरना पड़ता है। तो भाजपा उस नियम को समझती है और वो लगातार अपना विस्तार कर रही है। जबकि दूसरे दल, कांग्रेस हो या और भी किसी भी दल को आप ले लीजिए, वो एक किस्म के मतलब बड़ा निश्चितता में आ गए थे कि हमको कौन तोड़ सकता है, हमको कौन हटा सकता है, और तब से उनका पराभव शुरू हुआ। आप देखिए टूटते जा रहे हैं और अभी भी उनके अंदर आग नहीं जल रही है कि हम फिर से अपना विस्तार करने की कोशिश करें। उस ढंग से नहीं लड़ रहे हैं, वो भाजपा की निंदा पे अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, जो नहीं होने वाला है। उनको नई अग्नि जलानी होगी, नए ढंग से नई राजनीति के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा। सर ने ये कहा कि भाजपा कोई भी ऊपर जाता है नीचे उतरता है, तो मतलब भाजपा को ये लग रहा है कि वो नीचे उतरने वाली है, उससे पहले तैयारियां हैं क्या सर? ये डिलिमिटेशन के बाद ऐसा कहते हैं कि फिर 20 साल जो केंद्र में जिसका शासन होता है उसी का शासन रहता है। पहले तो जो अमिताभ जी ने बोला, मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है और कांग्रेस इस चीज़ के इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हम आएंगे। वो जीतने का प्रयास में नहीं है, वो उनको हारने का इंतजार कर रहे हैं। ये इनका कहने का अर्थ था, जिसको मैंने अपने शब्द दिया। अब जो आपने कहा, देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी के पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है जिसके अंदर आप संघ परिवार को साथ में जोड़ करके आपको देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक एजेंडा पूरे भारत के अंदर आज विस्तार दे रहे हैं, वो केवल राजनीति का विस्तार हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अपनी विचारधारा का विस्तार कर रहे हैं। क्या है सर विचारधारा? विचारधारा जैसे अगर ओरिजिनल बात करेंगे तो बहुसंख्यकवादी, और अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हिंदुत्ववादी। यानी कि जो आज तक इस देश के अंदर एक चीज़ की पराकाष्ठा हुई, और वो पराकाष्ठा हुई, आपने देखा होगा कि अभी तक भारतीय जनता यानी कि 2014 से पहले अल्पसंख्यकवाद की राजनीति चल रही थी। मुझे आपकी बात में अग्री कर रही हूं। जो सनातन संस्कृति है हमारी समाज की ना, उस चीज को सर हम क्या होता है कि हम ना विषय से भटक रहे हैं। अमिताभ जी, हम भी निरंजन जी विषय से भटक गए। इस पे तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 370 हिंदुत्व तमाम बातों पे। ये तो इस पे तो कोई दौराय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक की राजनीति करना चाहती है और उससे जीतती भी आई है। बंगाल उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा सवाल फिर मैं आपको बोलती हूँ कम शब्दों में, ये है कि जो ये टूट फूट हो रही है और अल्टीमेटली वो लोग जो बड़े विरोध किया करते थे बीजेपी के, अब समर्थन कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उनकी क्या एकदम अंदर से अंतरात्मा की आवाज सडनली कैसे आ गई सर? मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने पहले टीएमसी की चर्चा करी, अगर मैं इस टाइम अगर मैं शिवसेना उद्धव गुट की बात करूं तो आप देखिए उद्धव गुट की एक ऑर्गेनिक विचारधारा थी हिंदुत्ववादी, लेकिन जब वो उस विचारधारा से भटके, मातोश्री से जाकर के वो जब माताश्री के पास पहुंच गए, उसके बाद में सारा का सारा विकार शुरू हुआ। वरना कोई हिला सकता था वो शिवसेना को? आपको पता होगा कि अगर ठाकरे परिवार या मातोश्री से एक आह्वान होता था, पूरी मुंबई और पूरा महाराष्ट्र वो होल्ड हो जाता था। तो ये जो विलय विभाजन जो भी हो रहा है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? नहीं, ये मैं इसको देखिए, मैं अब इस चीज को ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की पराकाष्ठा की तरफ जा रही है। और जो अभी जैसे अमिताभ जी कह रहे थे कि जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, तो वो जो ऊपर जाता है जिसको हम चोटी कहते हैं या शिखर कहते हैं, वो पराकाष्ठा होती है। और जैसे मैं कई बार एक चीज़ कहता हूं कि मकड़ी कई बार क्या होती है कि अपने सुरक्षा के लिए जाला बनाती है,
लेकिन कई बार वो जाला इतना गहरा बना देती कि उसी जाले में फंस करके प्राण त्याग देती है। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को मैं देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। और वो भारतीय जनता पार्टी कौन सी भारतीय जनता पार्टी हराएगी कि जिस तरीके से, एक एग्जांपल देता हूं, 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा, 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान, चुनाव से ठीक एक महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मची थी। भारतीय जनता पार्टी से भगदड़ से लोग कूद कर कौन कौन लोग गए थे, वो भगदड़ में कौन थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों से तोड़ करके, चाहे वो दारा सिंह चौहान, चाहे वो आप स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लोग आयातित लोग थे, यानी कि जो विचारधारा की भट्टी में पके हुए नहीं थे, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे वो गलती कर रही है कि जिस दिन ये लड़खड़ाए उस दिन ये सारे के सारे इस जात से कूद करके भगेंगे, और उससे एक राजनीति के अंदर एक नैरेटिव और एक माहौल भी तैयार होता है, और उससे एक माहौल तैयार होगा, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो ज्यादा घातक होगा। सर, जब तक विचारधारा की बात है, ठीक है, विचारधारा है, अंतरात्मा की आवाज है, कभी भी उठ सकती है, कभी भी आपको लग सकता है कि नहीं अब जाना चाहिए। कई बार होता है दोस्त जा रहा है, चल यार चलते हैं, 6 लोग एक साथ मिल गए। राघव चड्ढा कभी क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, एक अब बात है। मेरे को तो आप ये बता दीजिए कि जो संजय राउत ने इसमें पैसे का एंगल दिया है कि 15 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं पर सांसद, ये कितना सही है सर? और इसकी अगर सच है नहीं है, कोई एक है जो इसकी पता लगाए? कई बार ऐसे आरोप उठते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न इस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सही हो या गलत हो, बातें उठती हैं। मुझे वहाँ मेरा से सवाल ये है कि बात जो उठी है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए या नहीं, या ये बहुत 15 करोड़ अमाउंट ही बहुत छोटा हो गया है, मामूली है, बात ही मत किया जाए इसमें। मैं बिल्कुल अलग जवाब दूंगा, उसका जवाब इसमें आएगा। वो ये कि जो बातें अभी पोद्दार साहब कह रहे थे, अमिताभ जी कह रहे थे कि बीजेपी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई पार्टी है और एक मकड़ी की तरह गलती कर रही है कि वो अपने ही जाले में फंस जा सकती है। इसको थोड़ा हम बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए, जनता ने तो आपको एक बहुमत दिया सेंटर में, और वो बहुमत अपने दम पर नहीं था, गठबंधन की सरकार चलाने का बहुमत दिया, यही था जनादेश। लेकिन इस जनादेश को डिलिमिटेशन का मकसद पाने, संविधान बदलने या दूसरी आकांक्षाओं को पूरा करने के इरादे से ये कौन से तरीके होंगे कि आप किसी तरह से इतना बहुमत जुटा लें कि जनादेश को ही बदल दें, और इसके लिए सत्ता के सभी अंगों का इस्तेमाल ये हो रहा है, चाहे सीबीआई, ईडी, तमाम चीजें जो बोली जाती हैं। पैसा वैसा तो बहुत छोटी बात है। तो उसमें पैसों का नहीं, या तो डरा करके किया जाता है, या सीबीआई, ईडी, आईटी भेज के किया जाता है, या पैसे देकर किया जाता है, क्योंकि अचानक सबका अंतर्मन इस तरह से नहीं बदलेगा कि बीजेपी को इतनी शक्ति संसद में दे दी जाए कि वो डिलिमिटेशन भी कर दें, संविधान भी बदल दें और सब कुछ कर दें। ये एंटी डेमोक्रेटिक जो वातावरण निर्मित हुआ है, यही उनके पतन का कारण। मैं ये एक ट्वीट खोल रही हूँ सर, मैं एक ट्वीट, आपने कहा ना कि संवैधानिक संस्थाओं की एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर निकली पिछले कुछ दिनों में, वो ट्वीट आपको बता दूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने आरपीए एक्ट का जिक्र किया सर, आरपीए एक्ट। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि मुजफ्फर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की रैलियों में कथित तौर पर अपमान का बदला वोट से लेने जैसी बातें कहने पर उन्हें समुदाय के बीच तनाव बढ़ाने का दोषी माना गया। ये अमित शाह जी के लिए उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि चुनाव आयोग ने उस दौरान उनके प्रचार पर देशव्यापी रोक लगाई। आरपीए एक्ट के लिए कह रहे थे वो। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का, मायावती जी का, और ऐसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर एक्शन लिया गया, इलेक्शन कमीशन। तो अमिताभ सर, वो दौर खत्म हो गए क्या? क्योंकि अब तो मैंने इतनी रैलियां कवर की, मैं वापस आऊंगी इस मुद्दे पर, मैंने कई रैलियां कवर की, वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय, इसी पर बात होती है सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पर बात नहीं होती थी, पर कई बार एक्शंस हुए हैं सर। एकदम आजादी के समय से नहीं, एक्शंस भी होते रहे हैं भाई। यहाँ पे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं। नहीं, अब लोग तरीके ढूंढ लिए, कानूनी दांवपेच से बचने के तरीके से बात करते हैं। जो बात बोलना है उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि आप कानूनन फंसा नहीं सकते उनको। जैसे हमारे यहाँ सफेदपोश अपराधी होते हैं,
वो अपराध कर रहे होते हैं, हत्या कर रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनको कानून से अच्छा, ये सजा सवाल नहीं मेरा दिला पूछने सकते। की वजह ये थी कि अभी सर ने कहा कि पैसा वैसा तो छोड़ दीजिए, संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी संस्थाएं अब अगर हस्तक्षेप नहीं कर रही तो क्या प्रेम कुमार सर सही बोल रहे हैं क्या सर? भाई मुझे तो कोई पीरियड ऐसा नहीं लगता है जब संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं होता था। कोई पीरियड आप बता दीजिए, आप राइट फ्रॉम नेहरू जी से ले लीजिए, इंदिरा जी से ले लीजिए, कोई ऐसा पीरियड नहीं हुआ है जो सरकार होती है, सत्ता में जो होती है, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है और नाजायज इस्तेमाल भी करती है। नाजायज इस्तेमाल अभी जैसे नज़र आ रहा है, जैसे टिट फॉर टैट टाइप का अभी चल रहा है, कांग्रेस ऐसा करती रही है। अभी आपने सुना तमिलनाडु में 3 चैनलों को फटाक से बंद कर दिया, हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं, उस पर चर्चा भी नहीं। ये हमेशा होता रहा है, ये होगा, क्योंकि जो सत्ता में है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, वो अपने ढंग से चीज़ों को लेकिन अचीव सर फिर करने की ऐसा भी कोशिश तो हुआ है करता ना है। कि एक कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ने से जेपी आंदोलन भी तो शुरू हुआ है सर। छोटे छोटे मुद्दे पे बहुत सारे आंदोलन भी तो शुरू हुए हैं सर। उसको आप एक ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं। अगर एक्चुअली आप उस चीज़ों को जानें तो पूरे देश में अनरेस्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर के था, ठीक है ना। जैसे 84 के दंगे जो थे वो केवल एक कारण से नहीं हुए थे कि इंदिरा जी को मार दिया इसलिए लोगों ने दंगे कर दिए, नहीं, वो पिछले 15-16 सालों से चल रहा था, जिससे पूरे देश में बस बारूद बिछ गई थी, आग लगने की देरी थी, तो चिंगारी मिल गई थी। उसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी कि जो नेतृत्व करता है उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, कि जयप्रकाश नारायण के साथ इसलिए लोग जुड़े क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो टीएमसी में 20 सांसद आए, 2 तिहाई 19 थे, इन सब में कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या, या टेक्निकली सब कुछ ठीक हुआ? देखिए ऐसा है, ये स्वार्थ की चीजें हैं। अभी उनको बाय द बुक्स अगर हम जाएं, जो डिफेक्शन लॉ है कि आपको 2 तिहाई बहुमत होना चाहिए, तो टेक्निकली दोनों ही केस में कोई गड़बड़ी है क्या सर? नहीं है, इसलिए तो बच रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, वो तरीके सीख गए हैं कि कैसे बचना है कानून के फंदे से। टेक्निकली कोई गलती और ये स्वार्थ की लड़ाई है। देखिए, टेक्निकल की तो बात करेंगे आप, तो वास्तविकता क्या है कि जो कानून के जो छिद्र होते हैं, कानून के छिद्र के साथ खेलना ही तो कानून बनाने वालों का खेल है। आप एक बात बताइए, एक आदमी एलएलबी किया हुआ है और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 लाख रुपए की फीस ली हुई है वो भी एलएलबी किया हुआ, पढ़ाई तो दोनों ने एक ही की है, लेकिन ये वकील 10,000 रुपए का और वो वकील 20 लाख रुपए हियरिंग वाला, इसमें फर्क क्या है भाई? ये वकील जो है ना, कानून के छिद्रों से कानून को तोड़ना नहीं जानता, और वो जो 20 लाख वाला है वो कानून के छिद्रों से कानून को तोड़ना जानता है। तो आप अगर वो वकील डिफेंस में है तो उन छिद्रों को बंद करेगा, मतलब बढ़िया वकील हो गया, महंगा वकील हो गया। और अगर वो दूसरी तरफ है तो वो उसके छिद्र ढूंढ करके और वहां से अपने आप का केस निकालने की कोशिश करेगा। तो देखिए आज की तारीख में जो भी हो रहा है, और इसकी बात करेंगे तो आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल केशनाथ त्रिपाठी थे, और उस समय एक चर्चा आई थी कि भाई जो ये है ये तो कंटिन्यूसली प्रोसेस है, यानी कि पार्टी के अंदर जो एंट्री करना है ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, उसको भी कोर्ट ने मान्यता दी थी। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो समय समय के ऊपर इनकी व्याख्याएं होती रहती हैं। डीलिमिटेशन जो है, क्लियर कर दूं, जो जैसे मैंने कहा ना कि भाजपा जैसे कोई चीज ऊपर चढ़ती रहती है, अगर आप रुक जाते हैं तो उतरना पड़ता है। भाजपा रुकना नहीं चाहती, वो पराकाष्ठा पे भी नहीं है। अभी तो देखना है कि वो क्या क्या खेल कर सकती है। वो लगातार लेकिन विस्तार करने में रुचि अभी रखती आपको है। अगला दिखेगा डीएमके के एक चीज 39 सांसद है डीएमके के, जो कि अभी जल्द ही एनडीए को जुलाई से पहले समर्थन देंगे, सपोर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के आंकड़ा संभवतः जो है प्रेम कुमार सर वो पहुंच जाएगा 258 के, 6 सांसदों की कमी होगी 2 तिहाई पर। एक आप मुझे प्रेम कुमार जी बात बताइए कि डीलिमिटेशन अगर होता है तो क्या बदलाव होता है, क्या है? मतलब मेरे दर्शकों को अगर ये समझाएं कि महिला आरक्षण तो मिलेगा, चलिए, ये जो डीलिमिटेशन पे जो इतना हंगामा बरपा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आम जनता अफेक्ट होगी क्या सर? देखिए, डीलिमिटेशन में जो सबसे बड़ा तर्क अब सरकार मान रही है वो ये है कि हम आनुपातिक आधार पर संख्या बढ़ा देंगे, यही कह रही है। जिसका जिस स्टेट से जितना सांसद है उसी पूरा अगर बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में हर स्टेट का बढ़ा देंगे।
और इसका जो काउंटर व्यू है वो काउंटर व्यू अभी कितना स्ट्रांग होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन काउंटर व्यू ये है कि लंबे समय से जो हमने जनसंख्या नियंत्रण किया हुआ है, जिन्होंने पालन किया है, और अब जनसंख्या को लेकर के एक दूसरी धारणाएं भी हैं कि खैर उस धारणा पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो नियंत्रण किया है तो उसमें ये बात हो रही है कि जिन्होंने नियंत्रण किया है उसको भी उसी अनुपात में बढ़ाएंगे, तो संख्या जो होती है, संख्या तो जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उनका तो बहुत ज्यादा बढ़ पे कर जाएगा। रहे हैं, तो कुल 2011 के सेंसस पे कर रहे हैं ना सर, अभी 2026 में तो बहुत बदलाव आ गया होगा। तो हम 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन कर रहे हैं। हाँ, 2011 के पर भी करें तो जनसंख्या नियंत्रण उससे पहले से चल रहा है ना, 70 के दशक से चल रहा है। तब भी जो है कि जो अधिक आबादी वाला है उसको अधिक संख्या मिल जाएगी, उसकी ताकत संसद में तो संख्या का महत्व होता है ना कि 50% होगा सब जगह का। तो खैर ये शायद ये प्रश्न आपका नहीं था, लेकिन हमने ये जरूरी समझा कि इसको बताया जाए। अब मैं आपकी इजाज़त हो तो वो बात कहना चाहता हूँ जो अमिताभ जी बोल रहे थे कि किस ज़माने में सत्ता जो है विभिन्न संस्थानों का उपयोग नहीं करती आई। ये बात सही होते हुए भी आज की स्थिति में जो कुछ हो रहा है इसकी अहमियत को घटाने जैसा है, क्योंकि पहले कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के हेड से, प्राइम मिनिस्टर से अकेले में मुलाकात नहीं करते थे। ये शुरू किया था और रंजन गोगोई जी ने शुरू किया था, इससे पहले कभी नहीं करते थे। उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम 5 साल बाद वोट दे देना, ये भी पहली बार हुआ है। भाई चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो पैनल है उसमें प्रधानमंत्री के कैबिनेट सदस्य होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक पूछा कि वो आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते, तो 2:1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका कंस्टिट्यूएंट जो चीज़ें हैं वो भी डिफाइंड है कि मंत्रिपरिषद से 2 व्यक्ति। इसके अलावा जो चुनाव प्रक्रिया में भाई नरेंद्र मोदी जी पर चुनाव आचार संहिता का आरोप लगता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नोटिस जाएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग की नरेंद्र मोदी जी को नोटिस भेज सके, ऐसा कभी नहीं हुआ देश में, ये भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आज ये इसकी वजह जो है संवैधानिक संस्थाओं में सरकार, एक तो आरएसएस की पैठ बेचारिकी भी है, दूसरा है कि संवैधानिक संस्थाओं की एक सबको किसी न किसी तरह दबाव में लिया गया है। कोई कहता है कि हमने ईश्वर से पूछा और हमने फैसला लिख दिया, ऐसा कभी जजमेंट नहीं होता था। ये एक बात बताइए सर, कितना ही कुछ भी हम संवैधानिक बात जो कर रहे हैं, संविधान मतलब जन समर्थन, लोगों को फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन तो दे रहे हैं, ये क्या उनको नहीं दिख रहा? इस बात को हमने हमेशा से कहा है कि हिंदुस्तान में सत्ताधारी दल से हमेशा ज़्यादा विपक्ष को वोट मिलता आया है, ठीक है, समर्थन मिल रहा है, सत्ता में वो हैं, लेकिन समर्थन घटा भी तो है, और समर्थन घटने के बाद आप ऐसा समर्थन जुटाने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन कर देंगे। आप तो डेमोक्रेसी की आत्मा पर चोट कर रहे हैं कि आपको वोट नहीं दिया जनता ने, और आपके पास इतने सांसद हो जाएंगे कि आप 2/3 सांसद आपके पास होंगे। तो ये जो कंट्रास्ट है कि जनता आपको वोट नहीं कर रही और आप सांसद आपके बढ़े चले जा रहे हैं, यही है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। यही सब नैरेटिव क्रिएट करने की बातें होती हैं। जब 15% और 20% पर सरकारें बना करती थी तब कोई इस बात की चर्चा नहीं करता था, आज लेकिन कर रहा है। जब 35% पे भी बन रही सरकार, आज क्यों किया जा रहा है? भाई हमेशा कॉम्पेरेटिव स्टडी होगी चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है ना। जिन लोगों ने संविधान को ही बंद करके जमीन पर डाल दिया उस पर चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उठा करके राज्यपाल बना दिया, फिर ले आके वहां पोस्ट कर दिया, इससे बहुत भयानक हुआ है। एक और बात बताइए, किसी घर में अगर कोई एक बदमाश बच्चा है तो हर बार दूसरे को भी वैसा ही मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बार-बार सिर्फ वो एक इमरजेंसी की दुआई देके अभी सारी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी जस्टिफाई कर सकते हैं उस सारी क्यों करेंगे भाई? लेकिन जब आप चर्चा करेंगे, विचार विमर्श जब करेंगी तो वो सारी चीजें सामने आएंगी ना। उदाहरण के तौर पर रखेंगे, इसमें क्या गलत है कि आपको जब जन समर्थन 293 का मिला है एनडीए को, तो आपको 360 क्यों करना है? भाई मैंने आपको अभी कारण बताया ना,
दो कारण मैंने आपको बताया। एक तो उनका उद्देश्य कुछ लग रहा है ऐसा कि ये 2-3 चीजें वो पास कराना चाह रहे हैं जिसके लिए उनको चाहिए। वो समझ में आ गया। दूसरा सही उद्देश्य गलत की बात हो रही जब है सर। जनता ने आपको अख्तियार सही गलत नहीं की दिया, बात वो हो रही है। पोजीशन नहीं नहीं, दिया नहीं, कि आप 2/3 सही- बहुमत आप रुकिए ना, आप चीज करिए ना, करें। 2029 में 400 पार करिए। सही गलत जो है ना, सही गलत जो है ना, वो राजनीति में नहीं होता। वो नहीं सही में, वो देखिए कानून में सही गलत जो लिखा है उसको कैसे चकमा देना है वही खेल करते हैं। और नहीं, डिलिमिटेशन को आप समझिए, एक मिनट सर, डिलिमिटेशन को आप समझिए। डिलिमिटेशन होता है ना, ये एक प्रक्रिया है। अब इसके लिए कोई भी लेम एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं कि कहीं जनसंख्या ज्यादा कम, ये उसको रोकने की कोशिश है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको होना चाहिए। टाइम पे नहीं हुआ तो जब संभव है करिए, फटाफट करिए। इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे जो खेल होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी है सरकार में, अब भारतीय जनता पार्टी जब करेगी, डिलिमिटेशन करेगी, तो इसकी पूरी कोशिश होगी कि इस ढंग से जो लोकसभा सीट्स के जो एरिया इस ढंग से तय किए जाए कि भाजपा का जो भी सदस्य खड़ा होगा उसके जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो, है ना। जैसे मुस्लिम एरिया, उनको पता है इनसे नहीं मिलना है तो उनको एक जगह कर देंगे, कम करेंगे या उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे सीट में डाल के वोट इनके समर्थकों के इलाके ज्यादा हो। इस ढंग से इलाकों का परिसीमन होगा। प्रताप सर, इस फिर वजह से विरोध किया जा ये रहा तो है। फिर अगले 20 साल तक क्यों सर? अगले 20 साल तक फिर तो वही व्यक्ति जीतेगा जिसके समर्थन का ही वोट है। फिर जब होगा डिलिमिट जनसंख्या तब होती रहेगी सर। देखिए अदिति जी, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो इसका राजनीतिक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक इसका पहलू अगर हम भारत के और राष्ट्र के हिसाब से बात करें तो आज जो हमारी 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, ये कब का परिसीमन है? ये तब का परिसीमन है जब हमारी जनसंख्या 65-68 करोड़ हुआ करती थी। आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर जा रही है। आज हमारे 100 करोड़ के करीब वोट पड़ते हैं लोकसभा चुनावों के अंदर। तो क्या अभी भी जितने लोगों पे एक प्रतिनिधि है उतने लोगों पे एक प्रतिनिधि रहना चाहिए? फिर हमारी जो लोकतंत्र की जो चूल्हे हैं जिनकी हम बात करते हैं, प्रजातंत्र, तो फिर वो प्रजातंत्र के अंदर प्रजा का प्रतिनिधि अगर प्रजा के साथ समझ लीजिए इतना उसके साथ नॉट रीचेबल रहेगा तो फिर तो उसकी अवधारणा भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कायदे से अगर इसको हम राष्ट्र के विकास के हिसाब से या अगर इसको भारत के दृष्टिकोण से देखें तो परिसीमन अति आवश्यक है। ये अलग बात है कि आप राजनीतिक विरोध के चक्कर में उसका विरोध करें, वो आपकी इच्छा है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, सीधी बात आपको मैं बता रहा हूं, जब भी कोई नई चीज होती है, कहीं से कोई फ्लाईओवर निकलता है तो वो किसी आदमी के लिए नुकसानदायक होता है। अरे सर, मैं इतनी देर से सुन रही हूँ। मैं एक बात बताइए सर, कौन मना कर रहा है परिसीमन के लिए? विपक्ष भी मना नहीं कर रही है। वो 3 चीजें चाहते हैं कि 2026 में कराई ना जनगणना। आप 2011 की जनगणना 2026 की जनगणना में इतना ही चिंता है कि पर हेड और उसके हिसाब से लोगों को तो कराइए, पहले वेट कीजिए। अरे सर, कोई भी सिस्टम से होता है ना। आप गुड़गांव से नोएडा आएंगे तो NH8 भी लेना पड़ेगा, धौलाकुआं भी आना पड़ेगा। आप कौन से रास्ते से जाएंगे सर? इसमें क्या है कि अगर आपको अपनी मंजिल समझ लीजिए प्राप्त करनी है और आप उसके अंदर का साथ देना चाहते हैं, तो जैसे सरकार ने लोकसभा में कहा था कि भाई आप जिस फार्मूले को कहोगे वो फार्मूला हम लागू कर लेंगे, तो आप परिसीमन के समर्थन में आइए। अरे सर, समर्थन में आ भी गए तो कोई रातों रात थोड़ी हो जाएगा जनगणना वो अपना 2.5-3-4 साल लेगी तो लेगी। सरकार तो ये कह रही थी कि हम जनगणना को छोड़ देते हैं, हम अनुपातिक रूप से कर देते हैं कि भाई जो भी है उसका 1.5 गुना कर देते हैं। ये 2 अलग बातें हैं। अनुपातिक 50% अलग है कि अगर तमिलनाडु की 39 सीट सांसद है तो 50% बढ़ेंगी, केरला की जितनी है उसकी उतनी बढ़ेंगी, राजस्थान की अगर 25 है तो उसकी 50% बढ़ेंगी। ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। और जनगणना एक अलग मुद्दा है। क्यों सर? मेरा क्योंकि शो खत्म हो रहा है, मैं जल्दी पूछना चाहूंगी सर। जनगणना में SC ST OBC की भी तो वो आएगी सर। देखिए, ये सारी बातें अटकाने वाली बातें हैं। जनता ने किसको चुना है? सरकार उसके चुना है, वो तय करेगी कि कैसे क्या काम करना है। जो जनसत्ता में नहीं है वो क्यों तय करेंगे कि हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से करो? सर, तो विपक्ष है क्यों फिर? सर, विपक्ष फिर होता है कि विपक्ष तो होता है इसलिए कि अगर सरकार कोई गलत फैसला कर रही हो तो खड़ी होगी। नहीं बोले, लेकिन करेगी सरकार वही। तो आपने तो ये कह दिया कि विपक्ष का कोई काम ही नहीं है फिर। व्हाट इज इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप विपक्ष के हिसाब से नहीं काम करेगी सरकार। नहीं सर, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, पर क्या काम कैसे होना है विपक्ष बोल तो सकती है सर। बोले ना, विपक्ष मैं जो कह है रहा उसमें मैं सुधार कह रहे हैं जनगणना 2011 पे हो रहा है तो ठीक है,
सरकार जो चाहेगी, देखिए, जो ऐसा है, सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से विपक्ष का तय काम है करेगी। सुधार करवाना, कि जैसे आज की तारीख में विपक्ष तो क्या सर कर रहा है। सुधार में बातचीत तो आजकल होती नहीं है, विरोध ही होता है। आज की व्यवहारिक तारीख में बात कर देखिए, रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। विपक्ष बार बार गलत स्टेशन पे पहुंचता है। विपक्ष कहता है कि आप जीएसटी मत लाइए, आप इनकम टैक्स रिफॉर्म मत कीजिए, सर, आप आज मैं 370 बात मत कर रही हटाइए, हूं यानी कि कुछ भी मत कीजिए। जैसे 1990 में देश चल रहा था, आप उसी तरीके से देश चलाते रहिए। तो ये चीज तो लॉजिकल नहीं है ना भाई। कहने का तात्पर्य मैं कहूं कि ठीक है। आपके स्टूडियो को मैं रिन्यू करवाना चाहता हूं। सही गलत की तो बात ही व्यवहारिक राजनीति में में जो आपने सरकार- खत्म कर दी है। जो सरकार वही आखिरी करेगी। 40 सेकंड सर, ये जो सारे मुद्दे को हम बहस में खत्म कर देते हैं, जो संसद में हो रहा है वो वहीं हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। बात यह है कि जनगणना के लिए जो विपक्ष कह रहा है कि पहले आप 2026 तक की जनगणना कराएं, फिर परिसीमन कराएं और फिर आप आगे महिला आरक्षण कराएं, कहाँ गलत है? या फिर वो कह रहा है कि आप एग्जिस्टिंग 543 में महिला आरक्षण दे दें, कहाँ गलत है सर? देखिए, विपक्ष की ये सारी बातें अपना समर्थन देने की शर्त है। हम समर्थन तभी देंगे जब आप ये चीजें करेंगे, वो उसका राइट है। आपको लगता है हम सरकार में हम कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाने का मतलब क्या है? नहीं कर पाने का मतलब है कि जनता नहीं चाहती है, क्योंकि 2/3 बहुमत आपको होगा तभी आप डिलिमिटेशन करेंगे, और 2/3 बहुमत आपको तब होगा जब आप विपक्ष का विश्वास लेंगे। अब विपक्ष का विश्वास आप ले नहीं पा रहे तो विपक्ष को क्यों कोस रहे हैं? चलिए, अब घूल फिर के जो आखिरी सवाल है वो ये है कि अगली बारी किसकी है? मैं एक सेकंड दूंगी। अगली बारी सर किसकी है? अब आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के तो गए, अगली पार्टी कौन है सर? देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के बाद में तो शायद समाजवादी पार्टी भी हो सकती है। और अगर हम 2027 से पहले की बात करें, सर मैं तो जुलाई से पहले की बात कर रही हूँ। जुलाई से पहले की तो मुझे उम्मीद अगर कुछ हो सकता है तो पंजाब में घटित हो सकता है। ठीक है सर, अगली बारी किसकी सर? लगता है डीएमके का समर्थन आ जाएगा। ठीक है सर, अगली बारी किसकी है सर? मतलब तोड़फोड़ की हाँ, अगली अब सर इतने हो गए तो 300 पार तो जाना है ना सर। अगली बारी 319 तो हो गए हैं। नहीं, अगली बारी तो देखिए बीजेपी के भीतर से ही अब आवाज़ उठ रही है, और जो कुछ भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही हैं, और ये भी जैसे कांग्रेस अरे बहुत सर, अभी तो सुनिए, जैसे कांग्रेस बहुत बहुमत में थी तो कांग्रेस टूटी तभी बीजेपी और दूसरे की एंट्री हुई, वैसे ही आज सत्ता चूंकि बहुत स्ट्रांग रही है तो बीजेपी में टूट जो है वो यहीं से शुरुआत होगी जब ये सत्ता का तो अगली बारी अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन हाँ डीएमके जिनसे 2 बार बैठकें शीर्ष नेतृत्व भाजपा की हो चुकी हैं, उनके पास 39 सांसद हैं, जो कि सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस तमिलनाडु, इसीलिए हम तमिलनाडु के संगम की और काशी की बात हमेशा होती आई है। 39 सांसद अगर डीएमके के समर्थन में आ जाते हैं, डीएमके अगर भाजपा के समर्थन में आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत के लिहाज से होगा। और जुलाई में होने वाला जो सत्र है उसमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको इन गर्मियों की छुट्टी से पहले दिखा था, पर वो सारे बिल पास नहीं हो पाए थे। और अगर डीएमके का समर्थन आ जाता है अब शिवसेना के बाद, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद जो चले गए हैं उसके बाद, तो ऐसे में आंकड़ा पहुंच जाएगा जो कि सिर्फ 6 कम होगा 364 से, यानी 2/3 बहुमत से, और उसकी भी कोई ना कोई बीच का गली का रास्ता निकल रहा होगा। इसलिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये पूरा जून खत्म होते होते आपको बहुत सारे बदलाव, चाहे फिर वो टीम में मिल जाएंगे, और जून जुलाई अगस्त आते आते आपको नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी तमाम सांसद में से कुछ चेहरे दिख सकते हैं जो बागी होकर आज भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ।